बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास में संविधान की प्रस्तावना देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो आज के बाद कभी भी गलत नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, संविधान की प्रस्तावना से आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। बस मेरी दो बात का ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पहले तो आप याद कर लो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ये बात ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना हर बच्चे को याद होनी चाहिए, जब भी वो एग्जाम में प्रश्न सही कर पाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे। एक बात। दूसरी बात, संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ क्या है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आए हुए प्रश्न को सही कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अभी आए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पसंद आती है क्लास तो पसंद आने के बाद क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे अगर पसंद आती है। तो आओ बच्चों बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है भारत का संविधान। क्या लिखा है? भारत का संविधान। संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम कानून। समान रूप से नियम कानून भारत के नागरिक पर लागू होंगे भारत के संविधान से, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उद्देशिका जो है ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया, संविधान सभा के समक्ष पेश, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करा। तब से हमारी प्रस्तावना आ गई है। तो प्रस्तावना जो है उद्देशिका है प्रेमबद्ध। इसको तीन नाम से जानते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, विचलित मत होना। पहला प्रस्तावना, दूसरा उद्देशिका, तीसरा प्रेमबद्ध। इंग्लिश में नाम इसका प्रेमबद्ध है, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, इसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के संविधान से लिया है। एग्जामिनर पूछेगा जो भारत की संविधान में प्रस्तावना है उसका विचार हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के संविधान से लिया है। आपका प्रश्न बिल्कुल एक नंबर का हो जाएगा यहां अगर आपने याद कर लिया है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है, स्वीकार की है, ली है? तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया है भाषा, और विचार कहां से लिया है प्रस्तावना का? अमेरिका के संविधान से। क्लियर होगी बात? अब सुनो ध्यान से। जो ये प्रस्तावना है उद्देशिका है प्रेमबद्ध है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मतलब इतनी महत्वपूर्ण है अगर आपको याद है और इसके एक एक शब्द आपने समझ रखे हैं तो आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं करने के, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पक्का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से। यहां पर लिखा है हम भारत के लोग, तो सबसे पहले लिखा है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत मतलब जो हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग, भारत की जनता। एग्जामिनर पूछेगा संविधान का स्रोत क्या है? तो आप इन शब्दों को ना लगाकर सिर्फ आप ये शब्द लगाएं, हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत है, ये बात ध्यान रखना। तो कौन है? हम भारत के लोग, भारत की जनता। तो भारत की जनता से, हम भारत के लोगों से संविधान को शक्ति मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो हम भारत के लोग, भारत की जनता संविधान का स्रोत है, ये बात ध्यान रखना। फिर यहां पर लिखा है भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहला शब्द आ गया आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है आंतरिक और बाहरी मामलों में संप्रभु होकर
निर्णय लेना। हम किसी देश के दबाव में नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। हम जो भी निर्णय लेंगे वो स्वयं लेंगे, अपनी इच्छा से लेंगे। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ यही है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये पहला अर्थ हो गया आपका। फिर आपसे आता है दूसरा, समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। समाजवादी का अर्थ होता है समाज के हित में कोई भी पुरुष हो, कोई भी नागरिक हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए समाज के हित में एक ही कार्य किया जाएगा, एक समान कार्य किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। पर हम ये कह दें कि राज्य नास्तिक है, भारत नास्तिक है, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, किसी एक धर्म को अपनाएगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोकतंत्र। ये तो बहुत जरूरी था। तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अंतर होता है जनता, लोक का अर्थ जो होता है वो जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिला है। हमारे भारत में लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। हमने अप्रत्यक्ष को अपनाया है, ये बात ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? तो हमने लोकतंत्र को अपनाया है, ये बात ध्यान रखना। जिसमें अब्राहम लिंकन ने अपना एक कथन दिया था, जिसमें लिखा है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। ये बात ध्यान रखना। तो शासन किसका है? जनता का शासन है लोकतंत्र में। तो कोई भी जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होकर आएगा, वो प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे उसको, ये बात ध्यान रखना। तो प्रतिनिधि द्वारा चुना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। शासन किसका है? जनता का। ये बात ध्यान रखना लोकतंत्र में। लोकतंत्र का अर्थ है। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत परंपरा का अंत हो गया है। जो वंशानुगत परंपरा चली आ रही थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो परंपरा का बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही संवैधानिक प्रक्रिया से अपन चुना जाएगा जो जनता चुनेगी। ये बात ध्यान रखना। कोई भी प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाएगा और जनता के द्वारा चुना जाएगा। उसका एक चुनाव होगा। ऐसे नहीं आप राजा का बेटा राजा बना दोगे, वो प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो गई। ये ब्रिटिश टाइम पे चलती थी, अब नहीं चलती। यहाँ पर गणराज्य जो है वो वंशानुगत प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर है जो वो है लोकतंत्र प्रक्रिया। ये बात ध्यान रखना। गणराज्य में ये बात ध्यान रखना। गणराज्य का अर्थ समझ गया आप? आगे देखते हैं। तो यहां से ये दूसरा शब्द था आपका, फिर आपके पंथ निरपेक्ष तीसरा शब्द था, ये लोकतांत्रिक आपका चौथा शब्द था, गणराज्य आपका 5वां शब्द था। तो हमने सबसे पहले देखा संविधान का स्रोत, तो हम भारत के लोग। फिर हमने देखा संविधान की प्रकृति, स्वरूप क्या है, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये क्या है? संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति है, नेचर है। ये बात ध्यान रखना। मतलब हमारा देश का नेचर क्या होगा, हमारे जो देश है उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त मतलब होता है सारे नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, न्याय। तो न्याय जो होगा वो भारत में कैसा होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 3 प्रकार का होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा। सामाजिक का मतलब होता है समाज में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, किसी की भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समाज में न्याय दिलाया जाएगा, एक व्यवस्था कराई जाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको न्याय तक पहुंचाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। मतलब एक व्यक्ति विकलांग है और एक व्यक्ति बिल्कुल सही है, अब उसको तो आप न्याय दे रहे हो और एक बिल्कुल विकलांग है उसको न्याय नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होगा। उसको भी वही न्याय मिलेगा जो इसको न्याय को अधिकार है। तो दोनों को न्याय की पावर सेम है, अधिकार दोनों को बराबर देगा समाज। ये बात ध्यान रखना। तो सामाजिक तौर पर भी न्याय की
समतलता होगी। क्लियर होगी बात, मतलब न्याय उसको मिलेगा। आर्थिक आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय मतलब पैसे की बात, मतलब एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है। अमीर जो होगा वो तो सारी चीजें खरीद सकता है अपने संसाधन के लिए, सारी चीज में जो उसको उपयोग करनी है। एक गरीब आदमी है वो नहीं खरीद पा रहा। एक आदमी को दिल्ली जाना है, अमीर आदमी है वो तुरंत पहुंच जाएगा, और गरीब आदमी वो कैसे जाएगा, आप भी सोचो। तो स्टेट का ये दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि उसको भी वो साधन मुहैया कराए, मतलब उसको दे, ताकि वो भी एक गरीब जो है अमीर के बराबर दर्जा प्राप्त करे। आर्थिक न्याय मतलब जो होगा वो अमीर हो चाहे गरीब दोनों को बराबर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ये बात ध्यान रखना। सामाजिक न्याय होगा हमारे पास, आर्थिक न्याय होगा, और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होगा, मतलब हर समाज में नागरिक को वोट डालने का अधिकार होगा, पहला। दूसरा, हर व्यक्ति को, नागरिक को अपना वोट में खड़े होने का अधिकार होगा, मतलब उसको नेता बनने का अधिकार होगा, ये राजनीतिक अधिकार है। फिर आपको अगर लगता है कोई पिछड़ रहा है, पिछड़ी जाति रहा है, पिछड़े वर्ग का, अगर उसको आरक्षण दे जाए तो वो आरक्षण लेकर अपनी बात कह सकता है, तो उसको भी आगे आने का राजनीतिक न्याय होगा, ताकि वो पूरे समाज का हित ले सके, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समतलता। तो समतलता, अभी हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय देखे। अब हम समतलता देखते हैं। तो समतलता हमारे पास कितने प्रकार की है, तो अब देखते हैं। पहली, दूसरी लिख लेते हैं। पहली हमारी विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, और चौथी आपकी धर्म की, और 5वीं है उपासना की। तो समतलता प्रस्तावना में कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की समतलता है। और न्याय हमारा 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर होगी बात। तो अब देखते हैं समतलता। तो समतलता पहली है विचार की। विचार का मतलब होता है जो हमारे समझ, मन, चिंतन वो आते हैं। विचार अपने प्रकट करना, जो हमारे मन में आ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उन विचारों को प्रकट करने की हमें पूर्ण रूप से आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। उन विचारों पर कोई रोक टोक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। चाहे आप लिख कर करो, बोल कर करो, वो आपकी मर्जी होगी, आजादी होगी, विचार प्रकट करने की आजादी, स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलकर, मतलब हम बोलकर, आर्टिकल 19 में भी लिखा है बोलकर, लिखा है ना 19 में, बोलने की आजादी, विचार अभिव्यक्ति मतलब विचार प्रकट करने की आजादी। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलकर, लिखकर या चित्र के द्वारा या मौन रहकर, ये आपकी आजादी है, स्वतंत्रता मिलेगी आपको, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है विश्वास। विश्वास का मतलब है कि आप अपने धर्म का जो विश्वास करोगे वो किस तरीके से करोगे, वो आपकी आजादी होगी, आपको स्वतंत्रता, छूट होगी, आप अपने धर्म को कैसे मानते हो कैसे नहीं, आपको विश्वास करने की अपना आजादी होगी, आपके विश्वास में कोई रोक टोक नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी। धर्म जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को किसी भी तरीके से अपना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और उपासना का अर्थ होता है ईश्वर और व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है उसको उपासना कहते हैं, आराधना कहते हैं। मतलब हम अपने ईश्वर के और व्यक्ति का जो ईश्वर का संबंध होता है उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और वो कैसे उसकी पूजा करता है, कैसे आराधना करता है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी, वो समतलता होगी आपको। तो समतलता आपको कितने प्रकार की होगी, पहली विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथी आपके धर्म की, 5वीं उपासना की, ये हमारी समतलता है। ये बात ध्यान रखना संविधान की प्रस्तावना में। फिर आता है प्रतिष्ठा और अवसर, ये हमारी समता है। तो समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। समता जो होगी हमारे पास अवसर की और प्रतिष्ठा की, तो ये हमारी समता है। तो अब सुनो ध्यान से। अवसर का मतलब होता है मौका, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी हो, आपको अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मौका, अवसर का मतलब होता है मौका, सहयोग, मतलब आपको अवसर दिया जाएगा, समता का अधिकार दिया जाएगा। लिखा है ना यहाँ पर समता, अवसर मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा हर नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, आप जाके अप्लाई कर सकते हो।
फिर आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता है समाज में आपको एक उपाधि जो होती है वो नहीं दी जाएगी। जैसे आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत, मतलब आपको एक प्रतिष्ठा दे दी जाए समाज में और आए सभी आपको नमस्कार करें, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी, मतलब आपको एक समान रखा जाएगा समाज में, बिल्कुल समानता दी जाएगी, एक समान। लिखा ना आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 14 लिखा है संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसमें लिखा है, ये बात ध्यान रखना। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या होगी में समता होगी, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब होता है गरिमापूर्ण आपको जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण और दैहिक समता का अधिकार, मतलब आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है। आप जी सकते हो अपने जीवन को कैसे भी, आपको पूर्ण रूप से आजादी है, आपके जीवन जीने में कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको नहीं तो मृत्यु दी जाएगी, आपको जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जीवन इसमें लिखा है गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, मतलब आप समाज में कैसे भी अपने जीवन को जी सकते हो, तो आपको जीवन जीने का अधिकार है गरिमापूर्ण। यह आर्टिकल 21 में लिखा है मूल अधिकार में, ये बात ध्यान रखना। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता, ये चौथा शब्द आ गया आपका। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बद्धता बढ़ाने वाली। तो जो राष्ट्र की एकता और अखंडता लिखा है ना यहाँ पर, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता मतलब होता है हम सब एक हैं, जो भारत के नागरिक हैं हम सब एक हैं। और अखंडता मतलब है खंडित ना होने वाला, मतलब हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, अपने देश को बनाए रखेंगे, एकता बनाए रखेंगे। इस देश का प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की एकता बनाए रखें और अखंडता बनाए रखें, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। यहाँ पर लिखा के सुनिश्चित करने वाली बद्धता, बद्धता का मतलब होता है भाईचारा, दोस्ती, ये बात ध्यान रखना। मतलब हम जो समाज में सब व्यक्ति रहते हैं, नागरिक रहते हैं, हम सभी में एक भाईचारा होगा। भाईचारा कैसा कि हम अपने देश की जो एकता है, अखंडता है, उसके गुण जो है वो बनाए रखें, मतलब अखंडता कभी खंडित ना हो, एकता कभी टूटे ना, वो बनाए रखें। तो हमारे प्रत्येक समाज के नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, ये उसका राइट है, ये बात ध्यान रखना। बंधुता, बंधुता का मतलब था भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 जो डेट लिखी है, इस दिन हमने संविधान को बनाकर तैयार कर लिया था। लिखा है ना यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को, इस दिन जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है, अब बताता हूं आपको, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। तो हमने संविधान को संविधान को स्वीकार कर लिया है, अंगीकृत का अर्थ है। अधिनियम का मतलब होता है समय समय पर इसमें संशोधन करना। जब भी हमें लगता है कि संविधान की प्रस्तावना है, संविधान में संशोधन करने से संविधान का की पावर बढ़ती है, शक्ति मिलती है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा टाइम टाइम पर अगर लगता है, पर मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। जो संविधान की प्रस्तावना है उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं, आत्मर्पित का मतलब होता है आत्म से अर्पित करते हैं, किसको, भारत के संविधान को। हम संविधान को स्वीकार करते हैं, अधिनियम करते हैं और आत्मा से अर्पित करते हैं, मतलब अपनी आत्मा से संविधान की प्रस्तावना को अर्पित करते हैं, मतलब भारत के संविधान को अर्पित करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय हमने रूसी क्रांति से 1917 में लिए। कहां से लिए, रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द हमने रूसी क्रांति से 1917 में लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर आपका आता है यहाँ पर, ये लिखा है, कहां पर गया वो, समता। फिर आपका समता के बाद है, ये कहां गया वो शब्द, दिखाई दे रहा, समता, समता के बाद ये रहा, समतरता, समता और ये बंधुता। देखो पहला तो ये शब्द हो गया, फिर दूसरा आपका समता हो गया,
और तीसरा आपका बंधुता। ये तीनों शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से 1789 में लिए और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 1789 में रूसी क्रांति से लिए। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। एग्जामिनर आपसे पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 ये डेट कहां लिखी है, तो आपको प्रस्तावना टिक कर देनी है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा अंगीकृत, अधिनियम और आत्मनिर्भर, ये तीनों शब्द कहां लिखे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं, ये आपको टिक कर देने हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा हम भारत के लोग, ये शब्द कहां लिखा है, इस संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका प्रेमबल में लिखा है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये शब्द कहां लिखे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द कहां लिखे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और समता, ये पांचों शब्द कहां लिखे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। फिर एग्जामिनर पूछेगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये शब्द कहां लिखे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा गरिमा, बंधुता, ये शब्द कहां लिखे हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कहां से आया, अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कौन से देश के संविधान से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना के संबंधित जो प्रश्न थे एग्जाम में आने वाले वो भी बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, आपके जो केस हैं वो सुन लो ध्यान से। एग्जामिनर पूछेगा आपसे संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो भाग नहीं है कौन से केस में कहा, आपको ध्यान में रखना है बेरुबारी बाद है मामला, ये 1960 का केस है। बेरुबारी मामला का जो केस है ये 1960 का केस है। इसमें कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारतीय भारत संघ 1973 का केस है, इसमें कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर आपके इसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995 का, इस केस में कहा संविधान की प्रस्तावना आंतरिक हिस्सा है संविधान का। तो ये कहा इन तीनों केस में, मैंने आपको केस बता दिए हैं, ये बात ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।